नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 3 लैंग्वेज सेकंड से रिलेटेड है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सवालों की तरफ चल बढ़ते हैं। ये है आज का पहला सवाल क्या जो मैं बता दूं, ये पैसेज है जिसमें 1 से 5 तक के सवाल इंक्लूड है। तो पैसेज का मैं अर्थ बता देता हूँ। इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन इज़ एन इंटेंसिवली इंडिविजुअल इशू। अगर सही समझ के तौर पे देखें तो जो धर्म है आज क्या बना हुआ है, एक व्यक्तिगत भयंकर समस्या। तीव्र रूप से कह सकते हैं। इंटेंसिवली का मतलब तीव्र रूप से भयंकर रूप से। तो आज जो धर्म है वो व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा इश्यू बन चुका है। देयर इज ए नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो। ये एक राष्ट्रीय स्तर का सवाल फिर है। वी मस्ट होल्ड टुगेदर। हमें क्या होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए। आगे ले लेता हूँ मैं। एंड वी कैन नॉट होल्ड टुगेदर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस रेगुलेशन। हम कानून कायदे के सामने अगर उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं तो एकजुट नहीं हो सकते, लेकिन धर्म के हिसाब से तो हम एकजुट हो सकते हैं और होना भी चाहिए। एन इंटरनल रेगुलेटर ऑफ कंडक्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। रेगुलेटर मतलब नियामक होता है या नियम, यानी एक आत्मीय जो नियम है, आत्मीय जो समझ है वो बहुत ज़रूरी है आदमी में। ये कहना चाह रहा है कि आत्मीय जो नियम है, आत्मीय समझ है, काम करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे ले लेता हूँ मैं। विल मैन बी गुड एंड वाइज विदाउट द एड ऑफ रिलीजन। क्या, ये सवाल कर रहा है आपसे लेखक कह रहा है क्या एक आदमी एक अच्छा आदमी बन सकता है, बुद्धिमान आदमी बन सकता है बिना धर्म के सहायता के? तो ये आपसे प्रश्न कर रहा है। एज मॉडर्न लाइफ हैज मल्टीपल डिजायर विदाउट द करेक्टिव ऑफ ए सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मॉडर्न लाइफ है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती है। और कैसी इच्छाएं? जो आत्मीय गुणों और आत्मीय वैल्यूज़ को दरकिनार करते हुए ऐसी इच्छाएं हमारे मॉडर्न लाइफ में जागृत होती है। आगे ले लेता हूँ मैं। नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस डज नॉट रिड्यूस। जो वर्तमान का जो मॉडर्न साइंस है, जो वर्तमान की विज्ञान है, वो भी किस चीज़ को कम नहीं करती? ग्रिड, लालच को और लस्ट को। किसको कम नहीं करती? लालच को और लस्ट को। यहाँ देखो और है, तो और का पेयर किससे बनता है? आइदर। तो यहाँ आप में आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप ध्यान रखेंगे आइदर और का पेयर बनेगा। इंडीड इट हैज़ नथिंग टू डू विद दीज क्रिमिनल डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड। आगे ले लेता हूँ मैं। ऑफ द माइंड, डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड। क्या कहना चाह रहा है कि इंडीड सचमुच में इनका जो आपराधिक जो बाधाएं होती है इनसे भी कोई संबंधित नहीं होता कि भाई मॉडर्न जो विज्ञान है वो आपराधिक जो क्रियाकलाप है उनको कम कर देगी। ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी इट फाइंड्स फ्रेश टूल्स फॉर ग्रेटर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है शामिल होना इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रीड, लस्ट एंड एंगर। क्या कहना चाह रहा है? इसके विपरीत में ये क्या करती है मॉडर्न जो क्या कह रहा है, जो मॉडर्न जो साइंस है वो क्या करती है? इट फाइंड्स फ्रेश टूल्स। ये और अलग अलग तरीके लाती है। किसके लिए? ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लालची बने, लस्ट हो, एंगर हो, क्रोधी हो, इन ऐसी गतिविधियों में शामिल होते रहे। ये इन चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देती है, बजाय इन चीज़ों से दूर करने के बजाय इनमें ज़्यादा बढ़ावा देती है। इन चीज़ों में शामिल होने के लिए ज़्यादा बढ़ावा देती है। It is true that a sense of shame by itself often prevents over misconduct। क्या कह रहा है? ये ओवर है यहाँ, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओवर कर लेंगे इसको, OUR। तो ये मतलब मैं बता देता हूँ। ये सत्य है कि जो हमारे अंदर जो किसी बात को लेकर जो शर्म महसूस होती है वो थोड़े से हमारे जो मिसकंडक्ट है, चाहे दुर्व्यवहार है, किसी के साथ अपन दुर्व्यवहार करते हैं, उससे पहले हमें शर्म लज्जा महसूस होती है, तो वो हमारे दुर्व्यवहार को ज़रूर रोकती है।
वो हमें दुर्व्यवहार करने से रोकती भी है। इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मिसचिफ, लेकिन ये जो हमारी जो श्रम जो हमें लज्जा उत्पन्न होती है, जो श्रम उत्पन्न होती है, वो गलतियों की तह तक नहीं जाती है। वो हमें मिसबिहेव करने से तो रोकती है, लेकिन गलतियों के बिल्कुल तह तक नहीं जाती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये चीज़ें वहाँ नहीं हो पाती। आगे देखो, इट डज नॉट स्टॉप अनडिजायरेबल मेंटल एक्टिविटीज़, और ये हमारे जो मानसिक विकास में जितने भी उथल पुथल विचार आते हैं, अजीबोगरीब जो विचार आते हैं, तो जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है उनको भी नहीं रोकती है, ऐसी चीज़ों को भी ये नहीं रोकती है। आगे देखो, द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट और रेस्ट्रेन दीज विल्स द रिलीजियस सेंस। इन चीज़ों को, एक ही चीज़ है जो इन चीज़ों से हमें अलग कर सकती है, रोक सकती है, इन बुराइयों से हमें दूर कर सकती है, और वो क्या है? धर्म है। क्या है? रिलीजन है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ रिलीजन सेंस है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ डेट आया है। डेट से पहले क्या है? डेट से पहले दिया हुआ है, चेक करो, देखिए डेट से पहले अगर पर्सन नहीं है, कोई थिंग की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या बन रहा है? डेट से पहले ओनली लिखा हुआ है, तो यहाँ इज हो जाएगा, इज सूटेबल होगा, क्योंकि ओन या डेट से पहले जो डेट क्या है? कनेक्टिव वर्ड है, ठीक है, तो कनेक्टिव वर्ड से पहले क्या है? ओनली वन थिंग है। ओनली वन थिंग का मतलब है सब्जेक्ट क्या है? एक है, एक के लिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो ये पैसेज क्या कह रहा है कि मैं एक बार वापस से इस पैसेज को पढ़ देता हूँ आपके सामने सीधे हिंदी, कि बड़ी समस्या क्या है जो भयंकर रूप से है, वो है व्यक्तिगत जो धर्म की समस्या है वो ज़्यादा है, और ये राष्ट्रीय स्तर का सवाल भी है कि हमें एकजुट होना चाहिए। हम किसी रूल रेगुलेशन के खिलाफ तो एकजुट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो गलत हो जाता है, लेकिन धर्म के नाम पे अपन क्या हो सकते हैं? एकजुट हो सकते हैं। और इसके लिए कह रहा है कि एक आत्मीय जो नियम है उनका होना ज़रूरी है आदमी में। बिना धर्म के आदमी क्या प्रगति कर लेगा? और जो मॉडर्न लाइफ है उसने ऐसी ऐसी इच्छाएं समाहित की है, जो आध्यात्मिक जो वैल्यूज़ है, गुण है, उनको छोड़ते हुए ऐसी इच्छाओं की ओर बढ़ रही है। अब फिर साइंस की बात करता है कि साइंस ग्रीड और लस्ट को कम नहीं करता, यानी जो लालचीपन है उसको कम नहीं करता, बजाय उनको बढ़ाता है, और ज़्यादा उनको बढ़ाता है, और नए नए तरीके देता है ताकि लोग ऐसी चीज़ों में शामिल हो सके, ठीक है, गलत आदतों के शिकार हो सके। तो ये हमारे अंदर फिर ऐसा क्या, कभी कभार जो शर्म लज्जा महसूस होती है उससे मिसकंडक्ट, तो जो दुर्व्यवहार अपन करते हैं उससे तो बच सकते हैं, लेकिन ये दुर्व्यवहार क्यों होता है, इसका क्या कारण है, मेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, इन चीज़ों को भी ये नहीं रोकता है। तो इन चीज़ों को, इन बुराइयों से हमें दूर कौन कर सकता है? एक रिलीजन सेंस ही है, या धर्म ही है जो हमें इन चीज़ों से अलग कर सकता है। तो ये इस जो पैसेज है इसका सेंस हुआ। अब अपन सवालों की तरफ चल पड़ते हैं। पहला सवाल, चूज द करेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का करेक्ट इंटरफेरेंस बताइएगा। 4 ऑप्शन है, साइंस, रिलीजन, रिलीजियस सेंस और रिलीजन एंड साइंस किसकी बात करता है। तो मित्रों आपने सही सलीके से पढ़ा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, रिलीजन एंड साइंस दोनों ही सही है। आगे देखो, सवाल नंबर 2 है, ब्लैंक है, देयर इज ए नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो। देखो मित्रों यहाँ ऑल्सो दिया हुआ ना, ऑल्सो का पेयर किससे बनता है? बट से, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बट हो जाएगा सीधे सा। ये ट्रिक है सीधा सा आंसर ढूंढने की। आगे देखो, इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मिसचीफ। अब देखो यहाँ विरोधाभाव की बात, विरोध दर्शाया जा रहा है इस सेंटेंस में, विरोधाभास वाक्य है। जब विरोधाभास वाक्य होता है तो ऐसे सेंटेंस में किसका यूज होता है मित्रों? बट का यूज होता है। विरोधाभास वाक्य का पता कैसे चला? जैसे आपने पैसेज को सलीके से पढ़ा, वाक्य को सलीके से पढ़ा, तो आपके समझ में आया कि ये विरोधाभास वाक्य। ऐसे कैसेज में किसका यूज हो जाता है? बट का यूज हो जाता है। आगे देखो सवाल नंबर 4 नंबर सवाल है, द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट और रेस्ट्रेन दीज इविल्स इज द रिलीजियस सेंस। मैंने पहले बताया था दैट कनेक्टिव वर्ड है, उससे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से यहाँ वर्ब आएगी, तो यहाँ ओनली लिखा है, ओनली के हिसाब से इज आ जाएगी, तो अपना जो आंसर है वो टिक हो जाएगा, इज। अब आप कह रहे हैं सर वोज क्यों नहीं आएगा? तो वोज अपन सेंटेंस में जाके देखते हैं,
वापस की वॉच क्यों नहीं आया? वॉच का कारण है मित्रों, या कैन दिया हुआ, कैन किसको शो करता है? प्रेजेंट को, तो पास्ट तो आ ही नहीं सकता ना, वैसे क्या आ जाएगा अपना? इज आ जाएगा। 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस डज नॉट रिड्यूस, मैंने बताया था और है तो मित्रों आइदर और का मित्रों पेयर बनता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आइदर हो जाएगा। आगे देखो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, ये चेक करेंगे इसको, 1 मिनट, पोइम को चेक करेंगे। पोइम दी हुई है, रेनबो इन द स्काई माई हार्ट, यहाँ से है ये पोइम। माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन। ये आप सलीके से पढ़ेंगे। अब इसके सवालों की तरफ अपन चल बढ़ते हैं, वहीं से आपको मैं व्याख्या कर दूंगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस पोइम। अगर इस पोइम को अपन सलीके से पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस पोइम का जो टाइटल है वो अपना बन जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बात किसकी कर रहा है ये? रेनबो की, ठीक है। तो अपना जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस पोइम में? रेनबो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनबो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? रेनबो हो जाएगा। 7 नंबर सवाल की तरफ चल बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मैन। फादर ऑफ मैन कौन है? फादर ऑफ मैन किसको बताया है? तो अपन पोइम को वापस से देखते हैं, फादर ऑफ मैन किसको बताया है। तो सीधा सा लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो किसको बताया है? चाइल्ड को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा अपने ये, 1 मिनट, कौन सा सवाल था ये? तो टाइटल वाला हो गया। और फादर ऑफ मैन का 7वां नंबर सवाल है, जिसमें अपना उत्तर क्या हो जाएगा? चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? चाइल्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये लाइन है, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, समझेंगे आप इसको। मित्रों एलिट्रेशन में रिपीटेशन होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का, तो यहाँ नहीं है तो नहीं हो सकता। सिमिली में लाइक और एज का काम होता है, तो लाइक एज एज भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। मित्रों पर्सोनिफिकेशन में बात होती है जब निर्जीव चीज़ को सजीव के रूप में दोहराया जाता है या उसके रूप में उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ तो चाइल्ड और फादर दोनों ही सजीव है, तो निर्जीव की तो बात हो ही नहीं रही है। तो बच्चा क्या? मेटाफर, यानी चाइल्ड को क्या बता दिया? फादर ऑफ मैन, यानी इसको इसका रूप बता दिया, तो यहाँ रूपक अलंकार यानी मेटाफर हो जाएगा। मित्रों आगे देखो, 1 मिनट, 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल कह रहा है व्हाट डज द राइटर सी इन द स्काई। स्काई में क्या देखता है राइटर? 9 नंबर सवाल में तो सीधी सी बात है, पोइम में जाके देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा अपना रेनबो। क्या देखता है? रेनबो, ठीक है। 10 नंबर सवाल देखते हैं। राइट द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम, तो मित्रों डाई रंगना होता है, विश इच्छा होती है, हार्ट नहीं हो सकता, नेचुरल वो कृत्रिम होता है, तो नेचुरल क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा सही? सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, नेचुरल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ब्लैंक गॉड गिव यू करेज टू फेस इट। भगवान आपको किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से फेस होने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे, अगर ऐसी विश या इच्छा की जाती है तो मित्रों अपना आंसर जाता है मैं में। इच्छा और विश की बात किस में होती है? मैं में। अब शुड क्यों नहीं होना चाहिए? शुड में किसी को सजेशन की बात आती है, तो यहाँ सजेशन की बात तो है ही नहीं। मस्ट किस में आता है? रूल एंड रेगुलेशन में आता है, वो नहीं है। माइट पास्ट में आता है, वो नहीं बैठेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देख लेते हैं। द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या है बताओ? देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम में आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए इंग्लिश जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या है। तो मित्रों इंग्लिश सोनेट है, उसकी राइम स्कीम होती है अपना ABCD ABCD EF GG। ये किसकी राइम स्कीम होती है? ये राइम स्कीम होती है अपनी इंग्लिश सोनेट की। किसकी? इंग्लिश सोनेट की।
अब बात आती है सर स्पेंसरियन सोनेट, एक होती है स्पेंसरियन सोनेट, उसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी ए बी, फिर बी सी सी डी ई, ये राइम स्कीम होती है। जैसे ये सी डी ये किसकी हो जाएगी, स्पेंसरियन की हो जाएगी, ठीक है। फिर अपन बात करें, एक होता है इटालियन सोनेट या जिसको पेट्रागन सोनेट भी कहते हैं, इसकी राइम स्कीम क्या होगी, तो उसकी होती है ए बी बी ए सी डी ए बी बी ए सी डी, ये हो जाएगी इटालियन सोनेट की, ये हो जाएगी स्पेंसरियन सोनेट की, और ये हो जाएगी अपनी इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जब आप सोनेट पढ़ेंगे ना, या फिर चैप्टर करवाया हुआ भी है उसमें आप जाकर देखेंगे तो अच्छी तरीके से बताया गया है वो। आगे बढ़ जाते हैं। 13 नंबर सवाल, हैड यू वर्कड हार्ड यू ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन। हैड यू वर्कड हार्ड यू हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर आपने काम किया होता तो यू पास द, आप एग्ज़ाम पास कर लेते। तो मित्रों आपने सोचा होगा कि हेड पहले आया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया। ये इन्वर्जन का फॉर्म है। कैसा सेंटेंस है, इन्वर्जन वाला सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेज में ये इन्वर्जन है। तो अब देखेंगे यहाँ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, तो इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो हैव है, थर्ड फॉर्म है, बचा क्या है, वुड। तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड लगा देंगे। ये फिक्स है मित्रों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है ना इधर, तो जो दूसरा वाक्य है उसमें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वुड हैव पॉसिबल नहीं है तो कुड हैव भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में अपने कुड हैव नहीं है तो वुड हैव सही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब बताओ। देखें, सडन कैलेमिटी, अचानक कोई विपदा आना, नहीं। पर सेल्फिश पर्सन नहीं हो सकता, हैप्पी पर्सन नहीं हो सकता, एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी सेम आदमी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है वो दे वॉन्ट टू ब्लैंक वॉट यू से। वो चाहते हैं जो आप कहें, ठीक है। जो आप कहें वो चाहते हैं, या जो आप कहते हैं वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेक ओवर मतलब सौंपना चाहते हैं, नहीं। मेकअप मतलब श्रृंगार करना चाहते हैं, नहीं। एक ऑप्शन क्या बच रहा है, मेक ऑन मतलब बनाना चाहते हैं, नहीं। तो सूटेबल आंसर मेक आउट मतलब जो भी आप कहते हैं उनको वो समझना चाहते हैं, या जो आप कहते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, मेक आउट जाएगा अपना। मेक आउट मतलब समझना। आगे बढ़ जाते हैं। विच वोवल साउंड इज फॉर द अंडरलाइन लेटर, रोज। मित्रों रोज के लिए मैं ऊपर ले लेता हूँ ऊपर थोड़ा सा इसको, एक मिनट। हाँ अब देखो, रोज के लिए होता है रौज। क्या बोला जाएगा, रौज। रिएज नहीं बोला जाएगा, ओज रोज नहीं होगा, रोज भी नहीं होगा, प्रोलोंगेशन वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, औज, ठीक है। रौज, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। होटल, तो मित्रों होटल में होटल नहीं, होटल प्रोलोंगेशन वाला भी नहीं होगा, होटल नहीं होगा, हाउ, क्या औ का साउंड बनेगा तो बन क्या जाएगा, हाउ टेल। क्या बनेगा, हाउ टेल। कैसे बोलेंगे मित्रों, हाउ टेल। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो 18 नंबर सवाल, इवेल्युएशन क्या है। क्वेश्चन या आप देख लेंगे, आंसर मैं बता देता हूँ नीचे। इवेल्युएशन क्या है, मैं ऊपर ले लेता हूँ। इवेल्युएशन क्या है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एक्टिविटी हो सकता है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकता है, ह्यूमन एंड रिलीजियस एक्टिविटी नहीं, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी ये भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन तो सारे सूटेबल है, लेकिन सबसे अच्छा सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एक्टिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 नंबर,
ए स्टूडेंट लर्न्स हिज मदर टंग ईजिली बिकॉज एक जो बच्चा है, बालक है, वो अपनी मदर टंग को बहुत आसानी से सीख लेता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण क्या है? ये देखो 4 ऑप्शन है। ही इज इंटरेस्टेड इन इट, वो रुचिकर होता है। अब छोटे बच्चे को रुचि अरुचि का क्या पता, नहीं पता, ठीक है, तो ये तो नहीं, बैठने वाली बात नहीं। मदर टंग इज वेरी ईजी, ईजी का भी फॉर्मूला नहीं है, बच्चे के लिए तो डिफ़िकल्ट ही है। ही अवॉइड्स फॉरेन लैंग्वेज, वो फॉरेन लैंग्वेज को सीखता नहीं है, उसे क्या पता फॉरेन लैंग्वेज क्या है, या फॉरेन लैंग्वेज को उसको भी सीखने की कोशिश करता है, उसको अवॉइड नहीं करता वो। तो सबसे अच्छा आंसर कि ही हैज़ नेचुरल इन्वायरमेंट इन हिज फैमिली, उसके परिवार में एक जो वातावरण होता है वो प्राकृतिक वातावरण होता है। ऐसा लगता है कि जैसे लैंग्वेज सिखाई नहीं जाती है, ठीक है, रटाई नहीं जाती है, बच्चे को एक सलीके से परिवार के साथ सीखता जाता है। तो ये सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। 20वां देखो, इंडिकेटर चार्ट डज नॉट शो, इंडिकेटर जो चार्ट होता है वो किस चीज़ को शो नहीं करता? तो मित्रों इंडिकेटर चार्ट है वो कंटेंट मैटर बताता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन के प्रकार भी बताता है, चार्ट पे लिखे होते हैं। क्वेश्चन के आंसर भी बता सकता है, आंसर के प्रकार भी बताए जा सकते हैं। लेकिन एम्स, उद्देश्य और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो चार्ट में डिनोट नहीं होते। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है 21 नंबर में? सूटेबल प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, उनका सही क्रम बताना आपको। तो मैं ऊपर ले लेता हूँ, 4 है ये। तो इसमें देखो, पहले प्रेजेंटेशन आता है क्या? पहले प्रेजेंटेशन आता है? नहीं आता। सीधे प्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो पहले प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन ही हटा दो। पहले ग्रेडेशन आ सकता है क्या? सीधे ग्रेड नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। अब देखो, तो अपना जो सही आंसर क्या जाएगा? पहले सिलेक्शन होगा, फिर ग्रेड करेंगे, ग्रेडेशन होगा, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन होगा और फिर टेस्टिंग होगा। ये इसका क्रम होगा, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग। इस तरीके से आप क्रम को ध्यान रखेंगे। आगे देखो, व्हाट इज एन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? ऑप्शन को मैं ऊपर लेता हूँ, चारों आपको सामने दिखा देता हूँ। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन एक सब्जेक्ट मैटर है। इवैल्यूएशन वे ऑफ थिंकिंग है? नहीं। मॉडिफाइड प्रोग्राम है? नहीं। सब्जेक्ट मैटर है? नहीं। सूटेबल आंसर क्या है? इवैल्यूएशन इज द न्यू टेक्निकल टर्म ऑफ मेजरमेंट, यानी किसी चीज़ का अवलोकन या आकलन करने का एक नया टेक्निकल तरीका इवैल्यूएशन है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर देखो, देखें, ए पिक्चर इज। पिक्चर क्या है? पिक्चर मित्रों ऑडियो सुनाई देती है क्या? नहीं। दिखाई और सुनाई? नहीं। नन ऑफ दीज भी नहीं, तो केवल दिखाई देती है। तो क्या हो जाएगा? वीडियो ऐड हो जाएगा, या विजुअल ऐड भी इसको कह सकते हैं, केवल दिखाई दे। आगे देखो, 24 नंबर सवाल, ब्लैंक चॉइस इज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सीधी सी बात है, मल्टीपल ऑप्शन भी दिए जाएंगे ना, मल्टीपल चॉइस दिए जाएगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। टेक्स्ट बुक शुड भी, टेक्स्ट बुक क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए भाई? चीप होनी चाहिए, सस्ती, कॉस्टली होनी चाहिए, ट्रेडिशनल होनी चाहिए, ग्रेडिड होनी चाहिए, इस तरह के हिसाब से बनी हुई होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेडिड हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन के प्रकार कितने होते हैं? अच्छा सा सवाल है, तो ऑप्शन को ऊपर ले लेता हूँ मैं। 5 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो इनमें हैबिट फॉर्मेशन के 4 ऑप्शन होते हैं। कौन सा होता है? क्यू होता है, जिसमें संकेत मिलता है। फिर क्रेविंग होता है, जिसमें आदमी की तृष्णा होती है, इच्छा होती है सीखने की, ठीक है। फिर होता है रेस्पॉन्स होता है, फिर वो जवाब देता है। फिर क्या होता है? रिवार्ड होता है। रिवार्ड में वो उसको प्रतिफल मिलता है, उसने क्या सीखा है, उसके लिए उसके कितने दिनों तक सीखा है, सीखने के बदले उसने कितना याद हुआ है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवार्ड, ये 4 हैबिट फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ जाते हैं। डाइवर्सिफाइड मटेरियल शुड बी गिवन इन एक्सरसाइज इज ए प्री रिक्विसाइट ऑफ, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल है या पदार्थ है, ठीक है, वो
दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं भाई? ऐसी एक्सरसाइज जो अलग अलग मैटर पे बेस हो, ठीक है, वो कब प्रोवाइड किए जाते हैं? तो देखो ऑप्शन से पता चलेगा, ऑप्शन से पता चलेगा। तो देखो 4 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 4। एक बार मैं वापस पढ़ा देता हूँ सवाल को। डाइवर्सिफाइड मटेरियल है, अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल है, ठीक है, वो ऐसी एक्सरसाइज जो अलग अलग मैटर पे बेस हो, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज है वो कब प्रस्तुत की जाती है, किस प्रक्रिया के बाद या किस प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत की जाती है? तो 27 नंबर सवाल है। इसके ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको ऊपर लेके। ये है रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एनालिसिस, इंडिविजुअल डिफरेंस, बोथ एंड बी। तो मित्रों डायग्नोस टेस्ट क्या होता है पहले देखते हैं। ये तो होता है किसी चीज़ में आप जैसे बच्चा क्या गलती कर रहा है, ठीक है, तो वो डायग्नोस टेस्ट है, ठीक है, निदानात्मक कहते हैं जिसको, कि उसकी गलतियाँ क्या क्या है। तो गलतियाँ क्या क्या है, तो वहाँ अपन अलग अलग चीज़ें उसके सामने नहीं देंगे। रेमेडियल टीचिंग होती है ना उपचारात्मक वाक्य, जब उसका उपचार करते हैं कि इस गलती को सुधारा कैसे जाए, तो उसको अलग अलग जो मैटर प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसी एक्सरसाइज दी जाएगी जो अलग अलग मैटर पे बेस हो। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग शुड बी फॉलोड जस्ट आफ्टर, किसके बाद होनी चाहिए? सीधी सी बात है, अभी पता, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या होना चाहिए? अपना रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए। 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ट्राई डायरेक्शन? मित्रों ट्राई डायरेक्शन किसको कहते हैं? ट्राई डायरेक्शन ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्लूप्रिंट को ट्राई डायरेक्शन कहा जाता है। 30 नंबर सवाल, फॉर टेस्टिंग वोकेबलरी, वोकेबलरी को टेस्ट करना, सिनोनिम, एंटोनियम, ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है? बताओ। देखिए 4 ऑप्शन में ऊपर लेता हूँ। ये ऐसे टेस्ट है क्या? नहीं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण थोड़ी हो रहा है इनमें? नहीं। ट्रू फॉल्स है? नहीं। मैचिंग टेस्ट बोला जाता है इनको। किस में आते हैं, किस में सम्मिलित होते हैं? मैचिंग टेस्ट में। तो ये था मित्रों अपनी क्लास मॉडल पेपर नंबर 3। कैसा लगा? 30 में से कितने अंक आए आपके वो लिख के बताएं, कमेंट बॉक्स में बताए देखिए कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर भी करें, सजेस्ट भी करा करें। क्वेश्चन कैसे हैं, लेवल कैसा है पेपर का, वो भी सजेस्ट करा करें, लिखा करें, कमेंट में बताया करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।